बात करते हैं उस सीरियल की जिसका नाम लेते ही ना मुझे अटपटी सी फीलिंग आती, सुहागन चुड़ैल। बहरहाल हमारी जो सुहागन चुड़ैल है वो अपना 16 श्रृंगार करके अपना आखिरी शिकार करने के लिए निकल गई हैं, क्योंकि इनको मोक्ष को प्राप्त जो करना है। नहीं नहीं, हम मोक्ष प्राप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये हीरो हैं मोक्ष जिनको वो प्राप्त करना चाहती हैं। चुड़ैल जो खुद को सुहागन करती है, उस चुड़ैल को एक और सुहाग चाहिए। अब वो मोक्ष को पाना चाहती है, जिसके लिए वो यहाँ पर आई है। अब घर में देखिए कितनी प्यारी रंगोली बनी है, लेकिन इस रंगोली पर चलकर निशिगंधा आगे निकल गई है। पीछे से रानी माँ चिल्ला रही हैं, लेकिन उसे होश कहाँ है, उसे तो केवल मोक्ष को पाना है। अब निशिगंधा एक खूबसूरत चुड़ैल है, जो भी उसकी खूबसूरती को देखता है वो कायल हो जाता है, लेकिन मोक्ष उसके काबू में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिया का प्यार निशिगंधा की ताकतों से ज्यादा बड़ा है। अब देखिए निशिगंधा के बालों का गजरा भी मुरझा गया है, जबकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। अब निशिगंधा इस घर में तो आ गई है। अब यहाँ पर एक खेल शुरू हुआ है। प्यार और चुड़ैल के बीच किसकी जीत होगी ये तो नहीं पता, क्योंकि सुहागन चुड़ैल का खेल बहुत लंबा चलने वाला है। ये चुड़ैल है और चुड़ैल की चीज़ों को विफल करने के लिए मैं अपनी शक्ति, जो भी मेरे पास शक्ति है, उससे मैं उसको असफल बनाने की कोशिश करता हूँ। उसने कई प्रयोगों को ख़त्म कर दिया उसने, लेकिन मैं भी आश्वस्त हूँ कि नहीं, मुझे इसको ख़त्म करना है। तो अपने जो राज परिवार के लोगों को बचाना मेरा उद्देश्य है। वैसे इस शो में ही मानना पड़ेगा, निया शर्मा यानी कि निशिगंधा को एकदम ग्लैमरस लुक दिया हुआ है। निया का स्टाइल सबसे जुदा है। इस सीरियल के मेकर्स यहाँ पर उस चीज को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहानी फिर से उसी दौर में लौट रही है जब ऋषि और लक्ष्मी के बीच मलिष्का कबाब में हड्डी बना करती थी, क्योंकि आज भी वही झलक नजर आई। जब ऋषि अस्पताल में सदमे में बैठा हुआ था, तब लक्ष्मी उसे दिलासा देने पहुंची। लक्ष्मी जब उसके करीब आई तो उसने ऋषि का हाथ थामा, लेकिन अभी दोनों ने ज्यादा वक्त साथ बिताया नहीं कि मलिष्का वहां आ टपकी। फिर देखिए कैसे मलिष्का ने लक्ष्मी को साइड लाइन कर दिया, जैसे दूध से किसी ने बाल निकाल लिया हो। बात दरअसल ये है कि ऋषि की माँ नीलम अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि पारो की गलती के कारण उन पर शीशा गिर गया था, जिसके कारण वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। इसी सदमे में ऋषि डूबा हुआ है कि आखिर उसकी माँ कब ठीक होगी।
एक तरफ ऋषि और लक्ष्मी की अलग चिंता है, वहीं मलिष्का की चिंता डबल हो गई है, क्योंकि मलिष्का को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि भला लक्ष्मी ऋषि के करीब क्यों आ रही है। मलिष्का का तो काम ही है ना, उसी चीज़ के पैसे मिलते हैं उसको। जहाँ भी ऋषि लक्ष्मी होंगे वो बीच में आएगी ही आएगी। शी इज़ लाइक छोड़ो। बट हाँ, तो मलिष्का अपना काम कर रही थी, बट फिर वहाँ मेरा कर्तव्य भी है कि मलिष्का को साइड करना। अब अगर चाय अच्छी बनी है तो मक्खी का क्या काम है उस चाय में ना। मलिष्का अब जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी। हालांकि वो लक्ष्मी का कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मलिष्का के गुस्से का शिकार पारो जरूर बन जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल अनुपमा में अनुपमा जो है वो 7 समुंदर पार नहीं, किसी के पीछे नहीं बल्कि वनराज के घर में आ गई हैं। अब आई क्यों है इज द बिग क्वेश्चन। ऑफ कोर्स शादी के लिए आई हैं, लेकिन उनके आने से कोई खुशी नहीं है। ना वनराज खुश है, ना तोशु खुश है। और जब जाहिर सी बात है कि इतनी नाखुशी होती है और इतने घुनने से लोग होते हैं आसपास, तो प्रॉब्लम्स तो होती ही है ना। मेरी बच्चा बेटी। मम्मी बोलिए भाभी। वहीं रुक जाओ। आरती उतार रहा हूँ बाबूजी। आपने आरती उतारी, क्या मुझे सबकी लक्ष्मी उतारी? अपने देश और अपने घर लौटने के बाद भी आखिर घर वाले क्यों खुश नहीं हैं अनुपमा को देखकर। मैडम का स्वागत तालियों से कीजिए। शादी आज नहीं तो आज फुलझड़ी पटाखे चलो, खाली चलो वाके खनो, ये कहावत आप पर एकदम फिट बैठती है। तो कम से कम शादी कर, ये टशन, तानेबाजी, लड़ाई झगड़ा, ये सब के दाल मोट बाजू में रखते हैं और सिर्फ खुशियों के लड्डू खाते हैं। फिलहाल आई स्वागत है आपका। वनराज को जरा देखिए, घर की चौखट पर ही उसने लकीर खींच दी कि मानो अनुपमा तुम यहाँ पर क्यों आई हो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब अनुपमा यहाँ पर अपने परिवार के लिए आई है, डिम्पी की शादी के लिए आई है। वो अपने परिवार के लिए जो कर सकती है वो सब करेगी, लेकिन उसे क्या पता कि आज वनराज जिसके लिए अनुपमा ने क्या क्या नहीं किया है, और जो अनुपमा को समझती है जानती है वो भी आज चुपचाप सब देख रही है। अच्छा क्या जो तुम अमेरिका से भाग के यहाँ पे चली? वैसे मैं यहाँ पर काम करने आई, अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आई। जी हाँ, अनुपमा डिम्पी की शादी के लिए यहाँ आई है। हम सब तो खुश नहीं है कि भाई वो क्यों आई है, और हमने ठान रखी है कि अनुपमा इस शादी में नहीं आएगी। हालांकि मैंने उनको मना किया था, बट वो फिर भी आई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बापूजी ने चाहा था कि वो आएँ, तो वो आई हैं। डिम्पी चाहती है कि वो आए, तो वो आई हैं। अब वनराज जो बात नहीं कह पाया अनुपमा से, वो उसने बच्चों के थ्रू कहलवा दी। अब बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अनुपमा सबको चॉकलेट दे रही है। इसी बीच में बच्चों ने अनुपमा से वो बात कह दी जो बच्चे कभी नहीं कह सकते, बल्कि उन्हें सिखाया गया है। दादी का हाथ का बना फूल होता है, कॉकरोच वाला, जो आपके हाथ का बना कुछ नहीं खाना। और अनुपमा ये जानती है कि ऐसा किसने किया है। अब से जो कुछ भी कहना है सीधा सीधा मुझसे कहिएगा, बच्चों से नहीं। अंश की कोमल मामले में जहर भरने जैसी घटिया हरकत करके क्या हासिल करना चाहते हैं? बच्चों को मुझसे दूर करना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। अभी देखा ना, इसलिए कोशिश भी मत कीजिएगा। वनराज को अनुपमा की हर सक्सेस को देख के थोड़ी सी जेलसी होती है, और हर बार जब कुछ गड़बड़ होता है तो उसे अंदरूनी खुशी मिलती है कहीं ना कहीं। वनराज ने भी वही ट्रिक आजमाई है कि उसने अंश को कहा कि इस तरह से
मत खाना क्योंकि इसमें कुछ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, ये वो। वनराज और तोशु को उसने जवाब तो दे दिया, लेकिन हम ये जानते हैं कि डिम्पी के शादी वाले दिन तक हर दिन घर में महाभारत होगी। ये ड्रामा है और ये किरदार है, इसीलिए हमारी आज ऑडियंस है और हमारी ऑडियंस इसीलिए आज भी ये शो देख रही है और उसको पसंद कर रही है, क्योंकि हम ये सारा ड्रामा क्रिएट करके दे रहे हैं। वनराज ने ये बात ठान ली है कि वो डिम्पी की शादी होने ही नहीं देगा और उस पर अब अनुपमा यहाँ पर आ गई है, तो सोचिए वो किस हद तक क्या क्या कर सकता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल मंगल लक्ष्मी में लीजिए लक्ष्मी पर हो रहा है इमोशनल अत्याचार, और ये इमोशनल अत्याचार कोई और नहीं उनके खुद के जीजा जी कर रहे हैं, यानी आदित्य। क्या है ना कि आदित्य इज ऑल्सो गेटिंग वेरी वेंजफुल कि भैया अगर मुझे जीवन में प्यार नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं मिलने दूंगा। यही वजह है कि लक्ष्मी मंगल को बताना चाहती है कि देखो कार्तिक तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, लेकिन यहां पर झोलझाल करने के लिए आ गए हैं आदित्य। प्लीज कुछ करिए और इस शादी को रोक दीजिए। ये शादी नहीं रोक सकते। दीदी का ये जानना बहुत जरूरी है कि ये शादी नहीं करना चाहते। अब तुम दोनों पलट नहीं सकते, ये शादी तो हो कर रही। मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर ये शादी नहीं हो तो मैं मंगल को तलाक दूंगा। लक्ष्मी की परीक्षा शादी से पहले ही शुरू हो गई है, क्योंकि उसे सच पता चल चुका है कि कार्तिक उससे प्यार नहीं करता। अब ये बात भला बताए तो बताए किससे, क्योंकि मंगल के अलावा तो उसकी जिंदगी में कोई है नहीं। तभी तो अंधेरे में लक्ष्मी को लगता है कि वो अपने दिल की बात मंगल को बता रही है, लेकिन वहां मंगल होती नहीं और ये सारी बातें आदित्य सुन लेता है। लेकिन जीजा जी भी कुछ कम नहीं है, वो लक्ष्मी का साथ देने के बजाय लक्ष्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अब तुम दोनों पलट नहीं सकते, ये शादी तो हो कर रही। मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं मंगल को तलाक दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अपना ये ड्रामा बंद करो लक्ष्मी और तय करो, अगर ये रिश्ता टूटा तो मेरा और मंगल का रिश्ता भी टूट जाएगा। अपनी बहन को अपने साथ लेकर चले जाए, डिवोर्स के पेपर्स में भिजवा। आदित्य ने लक्ष्मी को इतना टॉर्चर किया कि वो बेचारी मंगल को सच बताने से कतरा गई, क्योंकि आदित्य ने उसके दिमाग को ब्लॉक कर दिया है। लक्ष्मी तो कभी नहीं चाहती कि उसकी वजह से मंगल को कुछ हो जाए। जीजू ये नहीं चाहते कि कार्तिक की भी लाइफ अच्छी हो, वो चाहते हैं कि वो खुद जैसा उन्होंने खुद ने सफ़र किया है वैसा ही उसको भी सफरिंग मिले। इसीलिए मंगल की परछाई लक्ष्मी से अगर उसकी शादी हो जाती है तो हिज लाइफ ऑल्सो वुड नॉट बी दैट ग्रेट, इज वॉट जीजू थिंक्स। आदित्य बड़ा चालाक है ब्रो, वो चाहता है कि जिस तरह उसकी जिंदगी कट रही है उसी तरह कार्तिक की भी जिंदगी गुजरे। इसी के चलते आदित्य नहीं चाहता कि लक्ष्मी की शादी टूट जाए। वैसे लक्ष्मी की बहुत बड़ी दुविधा ये है कि वो चाहकर भी मंगल को सच नहीं बता सकती, लेकिन मंगल जैसी बहन रहते हुए लक्ष्मी जिंदगी में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए सीरियल परिणीति में परिणीति को तो पता चल गया है कि उस पर जिसने भी हमला कराया वो कोई और नहीं खुद नीति है। अब जाहिर सी बात है कि ये बात जग जाहिर करना चाहती है, घर वालों के सामने बताना चाहती है, लेकिन न जाने क्यों हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे ये ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करेंगी, कहीं इनके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं इनकी याददाश्त गुम तो नहीं हो जाएगी। नहीं, मुझे हाथ भी लगा, मुझे तब ये सोच के भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों तेरी मदद की। जिससे ये नहीं सोचा कि वो अपनी दोस्त के बच्चे को मार दी। सॉरी, गलती तेरी है। क्यों से मेरी संजू की लाइफ में आई? क्यों मेरी और संजू के बच्चे की माँ बनना चाहती थी तू?
धोखा दिया है ना नीति। इस सच जानने के बाद जो सबके साथ होता है वही परी के साथ भी होगा, ऐसा लग रहा है। जब जब खलनायिका का सच सामने आने वाला होता है या सामने आ गया होता है तो वो क्या करती है, इस सामने वाले को रास्ते से ही हटा देती है। तो यहाँ पर नीति भी कुछ ऐसा ही करने की फिराक में है। तूने तो अपनी हद ही पार कर दी। मुझे ही मारने की कोशिश की जा रही थी तू। क्यों तुझे अपने घर में लाई मैं? क्यों मैंने अपने ही हाथों अपनी मौत को बुलाया यार? परी को जब सारा सच पता चला, उसका होने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा नीति की वजह से। जिसे वो अपनी दोस्त से बढ़कर बहन मानती थी, उसी ने उसके पीठ पर छुरा घोंप दिया है। मैं जिससे ये नहीं सोचा कि वो अपनी दोस्त के बच्चे को मार दी, मुझे तब ये सोच के भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों तेरी मदद की, जिसे मैं सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। परी मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिए जा रही है। परी को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन नीति है उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वो तो अब भी यही सोच रही है कि उसने तो कुछ नहीं किया। सॉरी, गलती तेरी है। क्यों से मेरी संजू की लाइफ में आई? तू मेरी और संजू के बच्चे की माँ बनना चाहती थी। तू मेरे संजू को मुझसे दूर कर दिया। कोई औरत कैसे सहन कर सकती है ये काम? काश तूने सब कुछ ना किया होता, तो मैंने भी ये सब कुछ नहीं किया होता जो मैंने किया। अब क्या सच में परी के साथ वही होगा जो बाकियों के साथ होता रहा है? एक्सीडेंट होगा परी का और वो कोमा में चली जाएगी। जब तक परी को होश आएगा, न जाने नीति ने कौन सा खेल खेल लिया होगा। देखिए, कहानी होने के लिए तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो परी और राजीव के फैंस खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो तो परी और राजीव को साथ साथ देखना चाहते हैं। अब हमें तो सारा सच पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस सीरियल में ही देखो कि होने वाला क्या है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब सीरियल झनक में झनक जो है कश्मीर तो पहुंच गई है, लेकिन इसके साथ उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं, क्योंकि कश्मीर जाते ही वो तेजस के चंगुल में फंस चुकी है। और तो और फॉर सम वियर्ड रीजन इन्होंने तेजस के साथ शादी करने के लिए हामी भी भर दी है। आखिरकार ऐसी भी क्या वजह है भाई? झनक और मुसीबत का रिश्ता चोली दामन का है। जहाँ जहाँ झनक वहाँ वहाँ मुसीबत। अब देखो, झनक श्रीनगर तो पहुँच गई, लेकिन किसे पता था फिर वो एक बार तेजस के चंगुल में फंस जाएगी, क्योंकि तेजस बड़ा तेज है। उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी होने वाली पत्नी को इंट्रोड्यूस किया। अब जरा घूंघट उठे तब पता चले कि भला तेजस की होने वाली पत्नी कौन है। तो हम आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि झनक है, क्योंकि झनक से तेजस किसी भी हाल में शादी करना चाहता है। और तो और झनक जैसे ही श्रीनगर पहुंची थी, उसे अपनी जाल में फंसा लिया तेजस ने, और जो बेइज्जती इसे झनक के वजह से पहले सहनी पड़ी थी, अब वो उसका बदला ले रहा है। तेजस ही इसलिए करा क्योंकि सबके सामने तेजस की बेइज्जती होती है व्हेन झनक रैन ऑफ। और अभी वो सबके सामने उसने बोला है कि तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा। एक्चुअली शर्तें हैं, और शर्त किस लिए रखी गई है? ताकि अनिरुद्ध की जान बचा सके। तो ही टोल्ड मी कि अनिरुद्ध की जान इसी तरीके से बची रहेगी कि शर्त है कि पहले तो तुम दुनिया के सामने ऐलान करो दैट यू विल मैरी मी, और अपनी मर्जी से शादी करो, फिर मुझसे शादी करो, एंड जैसे भी मैं तुम्हें रखना चाहूँ वैसे रख सकता हूँ। इसके बदले में तुम्हारे सरजी की जान बख्श दूंगा। झनक ने तेजस से शादी करने का ऐलान कर दिया, और वो इसलिए ताकि उसके सरजी यानी कि अनिरुद्ध की जान बच सके। वो इसी शर्त पर तेजस से शादी करने के लिए राजी होती है। और तो और अब अनिरुद्ध भी झनक को बचाने के लिए श्रीनगर आ रहा है, वो भी तेजस के इलाके में जहां अनिरुद्ध को कोई नहीं जानता। I think he's on the way. This is what I feel. And जितना झनक भी जानती है अनिरुद्ध को, वो ऐसा ही है, इम्पल्सिव लड़का है। तो शी इज़ प्रेइंग कि वो नहीं आए, क्योंकि आया तो ये आदमी पागल हो चुका है, और पहले भी बहुत बार ऐसे हमले कर चुका है। जैसे जैसे अनिरुद्ध बच जाता था, इस बार ये क्या कर देगा पता नहीं, क्योंकि इस बार हम कश्मीर में हैं। हमेशा कैलकाटा में होता तो उसका इतना नहीं चलता था, और अनिरुद्ध की भी बातचीत थी वहाँ पर, बट यहाँ अनिरुद्ध का कुछ नहीं है।
अब झनक तो तेजस से शादी के लिए मान गई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस और झनक की शादी को अनिरुद्ध रोक दे। लेकिन यह भी हो सकता है कि कहीं अनिरुद्ध और अर्शी की शादी को झनक ना रोक दे। अब क्या टर्न एंड ट्विस्ट आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जी हाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, एंड फॉर दैट मैटर हो क्यों रहा है भैया। जब आपका दिल अबीरा पे आया हुआ है, आपने रोमांस अबीरा के साथ ही करना है, तो ये शादी के फंक्शंस क्यों कर रहे हैं रूही के साथ। क्या सीन है। अबीरा और अरमान एक दूसरे की बाहों में झूम रहे हैं। एक दूसरे के करीब वो इस कदर आ गए हैं कि ऐसा लगेगा आपको कि आज ना बस इन्हीं की मेहंदी होने वाली है। वैसे हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर मेहंदी तो रूही और अरमान की होने वाली है, लेकिन इस मेहंदी में होने वाला दूल्हा अपनी पुरानी दुल्हनिया के साथ रोमांस कर रहा है। अब ये देखकर हर कोई खुश होगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि अरमान और अबीरा एक हो जाएं। अब ऐसा होगा तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सीन एक सपना है जहां पर अबीरा और अरमान एक दूजे में खोए हुए हैं। अब सपने वाला सीन तो देख लिया, इसके आगे जाते हैं और प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। बरसात इतनी हो रही है और एक जगह पर अरमान और अबीरा फंस गए हैं, और वहाँ पर भी देखिए इतने करीब आ गए हैं कि मानो बस अब ये एक दूसरे से कह ही देंगे वो बात जो ये कहना चाहते हैं। और आपको बता दें कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। अब आसमान भी चाहता है कि दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर ले। अब यहाँ पर अरमान और अबीरा एक साथ थे। घर पर सब परेशान है कि कहाँ गए अबीरा और अरमान, और वो भी रात भर दोनों एक साथ थे। अबीरा वैसे है ही हमारे इधर घर पे है ही, बिकॉज़ वो वेडिंग प्लानर है और है, बट वो मेरे ख्याल से अलग तरीके से अभी धमाका, बिकॉज़ हमें नहीं मालूम है कि वो दोनों साथ में गए हैं या कहीं पर साथ में मिले हैं, वो हमें नहीं मालूम है। तो जब वो वापस आते हैं तो दोनों साथ में आते हैं, वो दोनों भीगे हुए हैं और आंधी तूफान आ रहा है, तो वो ही एक तरह से सिंबॉलिज्म है कि कुछ होने वाला है टाइप्स, तूफान आने वाला है। घर में दोनों ने जैसे ही एंट्री मारी एकदम सन्नाटा सा हो गया। रूही की तो हालत ही खराब हो गई, क्योंकि उसके मन में तो यही डर होता है कि कहीं अरमान उससे छिन न जाए। वैसे यहाँ पर अबीरा को ताना भी मारा गया। हाँ, काफ़ी ड्रामा, एज इन हम लोग घर के अंदर एंटर किए, फिर उसके बाद में रूही काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, सारे घर वाले परेशान थे कि कहाँ चले गए थे हम दोनों। अरमान और अबीरा दोनों आ रहे हैं मंदिर से, गलती से मिल गए थे, बट एट द सेम टाइम ड्रामा इसलिए क्योंकि अबीरा जो है वो वेडिंग प्लानर है इस घर की, इस शादी की, और वो ये देख नहीं पा रही कि 15 दिन में डिवोर्स भी हो गया और अरमान ने दूसरी लड़की के लिए हाँ भी कह दी शादी की। अब इसके बावजूद मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ। अरमान रूही के हाथ में मेहंदी लगा रहा है, तो वहीं रूही भी अरमान के हाथ में लगा रही है। इस सच बताओ, ये मेहंदी ना सच में एक दिखावा लग रही है, क्योंकि अरमान बिल्कुल भी खुश नहीं है। घर वाले खुश हैं तो क्या हुआ, अबीरा का दिल कितना दुख रहा है ये अरमान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। फिलहाल आपको जाते जाते वो नज़ारा भी दिखाएंगे जहां पर अबीरा ने इस सच में ये कह दिया अरमान से कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
एक सेंसिटिव स्पॉट होता है हर किसी इंसान का, उन्होंने वो स्पॉट पकड़ लिया है। मुझे फिज़िकली पकड़ के वो पूछ रहे हैं, तो मेरा वीक पॉइंट है बिकॉज़ अभीरा इज़ इन लव विद अरमान, तो वो वीक पॉइंट होने की वजह से निकल गया, क्योंकि मैं एस्केप ढूंढ रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं किसी तरह इस क्वेश्चन को अवॉइड करूं, उनका मेरा पास आना अवॉइड करूं, बट निकल गया। अब इतना सुनने के बाद भी क्या अरमान रूही से शादी करेगा, ये तो हम भी देखना चाहेंगे। फिर मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नहीं, डोंट माइंड, हमें तो पता था ऐसा होने वाला है। अब नाउ वी डोंट वांट टू से एवरी टाइम कि हमें पता था, बट कुछ चीजें पता होती हैं। क्या पता था भाई, कुंडली में ये जो अंशुमन है ना, जो ये करण का बिजनेस पार्टनर बन के आया था, कर दिया उसने जो काम वो करने आया था, यानी कि धोखा दे दिया करण को, हड़प ली लूथरा परिवार की सारी प्रॉपर्टी। क्या लगता है अब लूथरा परिवार जो है वो सड़क पर आ जाएगा? मेरा ये फैसला है कि आप सब अपने बैग्स पैक करिए और अभी और इसी वक्त इस घर से चले जाएं। अब हम अपना कोलैबोरेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ आए थे उसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। करण और अंशुमन पांडे के बीच एक ऐसे शतरंज का मुकाबला हुआ है जिसमें अंशुमन ने करण को मात दे दी है। अब करण ने तो अंशुमन को फंसाने की चाल चली थी, लेकिन अब इस चाल में वो खुद ही फंस चुका है और अंशुमन ने दाव भी ऐसा चला है कि करण से उसका सब कुछ छिन गया है। यहाँ तक कि लूथरा परिवार को अब बेघर भी होना पड़ेगा। इतनी बड़ी कोलैबोरेशन हुई है, कम ऑन चीयर अप। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर लूथरा। लेकिन ये हम जानते हैं कि शतरंज की इस बाजी को पलटने का दम सिर्फ प्रीता में है। आज रात हम बेघर होने वाले हैं। लूथरा हाउस आप सबका अभिमान है, इसे बचाने में मैं आप सबकी मदद करूंगी। और अब जब हम वो बिज़नेस कोलैबोरेशन कर रहे हैं, इस पर भी उसने पूरे बैकअप प्लान बना के रखे हैं, जहाँ पर मतलब कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती, उसका प्लान फेल हो ही नहीं सकता। उसने इतनी अच्छे से तैयारी की है। हम लोग उसके वो कोलैबोरेशन के पेपर्स तक फाड़ देते, लेकिन स्टिल उसके पास ज़ेरॉक्स है, मतलब वो ज़ेरॉक्स पेपर्स थे एक्चुअली, ओरिजिनल पेपर्स अभी भी उसने बचा के रखे हैं। तो इसी तरह कुछ ना कुछ वो कर ही ले रहा है, जिसके कारण हम ये कोलैबोरेशन हमें करना ही पड़ रहा है और हमारी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो ही गई ऑलमोस्ट। अब घर में मीडिया आई थी और अंशुमन यहाँ सबके सामने करण को ही गलत ठहराता है। हालांकि राजवीर और शौर्य करण की ढाल बनकर उसका साथ देते हैं और कोलैबोरेशंस के पेपर को फाड़ देते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि आज शतरंज की इस बाजी में अंशुमन को कोई हरा नहीं सकता है और ऐसे में वो सभी घर वालों को बताता है कि असली पेपर्स तो उसके पास है ही नहीं। वो ज़ेरॉक्स कॉपी थी जो मेरे वकील ने मुझे पढ़ने के लिए दी थी, और जो असली पेपर्स है ना वो मेरे वकील के पास है। बिल्कुल, अब हो सकता है लूथरा फैमिली को बेघर होना पड़े क्योंकि पेपर्स तो साइन हो गए हैं। स्टिल प्रीता, माँ और पलकी और हम सब ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ लूप होल निकालें। एपिसोड का एंड था कि जहाँ पे इसको बोला जाता है कि भाई अब आप घर खाली कर दो और आप सब लोग निकल जाओ। अब बेचारा करण मजबूर होकर पेपर्स पर साइन तो कर देता है और अंशुमन भी कहीं ना कहीं उसे टॉन्ट मारता है और ये याद दिलाता है कि उसकी इस चाल में वो कितनी आसानी से फंस चुका है। अब देखना ये होगा कि इस बाजी में क्या प्रीता नहले पे दहला मारेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वागले की दुनिया। वागले की दुनिया में हम आपको मिलाते हैं रियल कैरेक्टर अंजान श्रीवास्तव से। उनका 2 जून को बर्थडे होता है, तो इसी बीच उन्होंने सारे कलाकारों के साथ मिलकर केक कट किया। आइए देखते हैं एक खास झलक। Happy birthday to you, Anjan ji. Happy birthday to you, Anjan ji. It's a whole family. Yes, yes. Family is increasing. अभी twins आ गए हैं, 2 पोता पोती। देखिए, आई थिंक हम लोग का अकेले आशीर्वाद हैं अंजन सर और भारती मैम, हमारे लिए पेरेंट्स ही हैं ये। दिस इज ब्लेसिंग्स कि इनके साथ काम करना। सो यस, मज़ा आ रहा है आज। एक्चुअली आज बर्थडे है तो पूरा यूनिटी फैमिली ऐसा है। हाँ, एक्चुअली आज हमारे नेबर्स नहीं आए हैं शूट पे, बट हम सब जब रहते तो ऐसा रोज पार्टी का माहौल रहता है हमारे सेट पर। आज ही नहीं, कोई भी ओकेजन होता है, हमारी सारी टीम, जितना लाइटमैन, कैमरामैन, सब जुड़ जाते हैं। ईच एंड एवरी, इवन सेट डिजाइनर, सेट के काम करने वाले वर्कर्स, सब एक साथ बैठ के खाना खाते। सबको देखिएगा आप, फंक्शंस जो होते हैं वो लंच और डिनर जो होता है हमारे यहाँ। तो 75 साल 76 शुरू हुआ है। नहीं, 76 पूरे हो गए। कल लास्ट 76 पूरे हो गए। नहीं, एक मिनट, लास्ट 75 पूरे हो गए, 76 स्टार्ट हो गए। नहीं रे, 75 वर्षाचे पुराने थे। 75 सॉरी पूरा हुआ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं सीरियल मैं हूं साथ तेरे के। यहाँ जानवी और अरमान के बीच में एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा मोमेंट हो रहा है। यूं तो ये एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, बट फॉर सम रीजन जानवी जो है ना, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। आर्यमन कैसे अपना दिल न लगाए जानवी से, क्योंकि वो तो उसे बहुत पसंद करता है। और अगर जब मौका मिल जाए साथ डांस करने का, तब भला आर्यमन कैसे चूकेगा। आर्यमन को देखिए कितनी शिद्दत नजर आ रही है इसकी मोहब्बत में, लेकिन जानवी है कि कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही है। और करे भी क्यों ना, आखिर जानवी की आज सगाई जो है, क्योंकि वो कियान के फ्यूचर के लिए वो दूसरी शादी कर रही है। हो सकता है कि ये बात आर्यमन को खटक रही हो, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। कभी कभी जो नजर आता है वो होता नहीं। तभी तो देखिए, यहाँ आर्यमन का इंटेंशन सिर्फ डांस करना नहीं, बल्कि जानवी को एम्बैरेसिंग मोमेंट से बचाना है। इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे जानवी की जिप, जो ड्रेस का जिप रहता है, वो खुल जाती है और आर्य देख लेता है ये, और उसी मोटिव से कि लोगों को पता भी न लगे, उनकी नज़र में सिर्फ एक डांस लगे, बट बिहाइंड दैट थिंग इट्स द थिंग ही वांट्स टू जिप हर अप द ड्रेस। बट नेचुरली मैं अनअवेयर हूँ इस बात से कि मेरी जिप खुली है और ड्रेस की जिप खुली है, और मैं भी ना चाहते हुए इससे पहले जीएम के साथ डांस कर रही होती हूँ, जिनके साथ मैंने सगाई करने का डिसीजन लिया। और सब कुछ सिर्फ कियान के फ्यूचर के खातिर, सब कुछ मतलब वो होता है। और अचानक से मुरली कहता है कि मैं डांस करूँगा तब तक जानवी के साथ। बात दरअसल ये है कि जानवी के ड्रेस की जिप खुली होती है, और ये बात जानवी को खुद पता नहीं होती। जब ये आर्यमन देखता है, तब उसे लगता है कि डांस के बहाने जानवी के ड्रेस की जिप लगा दी जाए। और जब जानवी का कियान कैमरे से शूट कर रहा हो, तो भला गलत चीज कैसे रिकॉर्ड हो सकती है। पर्दे के पीछे का नजारा देखिए, जहाँ कियान बन गया है डीओपी। खैर, आर्यमन ने आज जानवी को उप्स मोमेंट से बचा लिया, लेकिन दिल का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आर्यमन जानवी का दिल भला कैसे जीतेगा।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नॉट एन ईजी बिजनेस, रोज एक शो बनाना और इतने सारी ऑडियंस को एंगेज रखना। तो ओटीटी के आने से लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग को एक बूस्ट मिला है। करेक्ट, ये है, इसलिए मुझे इस टाइप का शो पिच करना चाहिए। जी, पर जब जैसे अब महाभारत की कहानी, अभी मैं जैसे श्री रामायण की कहानी कह रहा हूँ, आई हैव केप्ट इट वेरी लिमिटेड ओवर देयर। In OTT, I think basic TV तो गुली हो गया. I don't think anyone has that what do you set box. That is what OTT is. No one wants to be educated. At the end of the day, it has to be entertainment. Welcome to OTT का नया शिखर, brought to you by ABP in association with COT. OTT today has grown, lady and gentlemen, today to 221 million subscribers. जो OTT किसी ना किसी फॉर्म में देखते हैं SVOD और AVOD प्लेटफॉर्म्स पे। AVOD is about 133 million, SVOD is 88 million. 133 plus 88 comes to 221 million VOD users in India, which is growing to almost 315 million in the next 2 years. जिस तरह का डेटा अभी सर ने बताया, आई थिंक उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि नंबर समझ में आए या ना आए, ये समझ में आता है कि एक रेवोल्यूशन सा आ गया है। आई थिंक तुषार जो हम सबके बीच में है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, ही इज़ डन सो मच। दैट्स में समीर राव सर हैज़ बीन इन द बिजनेस फ्रॉम यूट्यूब टू ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। दैट्स प्रीति. Preeti is herself a storyteller, a content creator, production house, one of the best actors that I've seen in my time, who's had his own journey. He's made his own way, and actually that's true. He's been very resilient about उनको क्या करना है और किस तरह से उन्होंने अपना रास्ता बनाया है, and some great person who's actually tapped something so new that I'm really curious about him. So let's start the discussion today, all of us here. तो मुझे लगता है कहानियाँ कहने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुषार, ये जो दुनिया ओपन हुई है, अब किस तरह का स्ट्रेंथ एज अ राइटर, एज अ स्टोरी टेलर आपको मिलता है जिससे आप इसको दुनिया में एक नई तरह की कहानियां कह सकते हैं? कनेक्शन आज विदाउट एनी वायर, देयर सो मच कनेक्शन इन ओटीटी. आई थिंक बेसिक टीवी तो गुली हो गया. आई डोंट थिंक एनीवन हैज दैट व्हाट डू यू सेट बॉक्स जो होता था. आई थिंक सबके घर से तो गुली हो गया. मेरे घर से तो गुल हुआ. जैसे जब से मोबाइल आया है हमारा फोन गुल हो गया, वैसे सेट बॉक्स आई थिंक इज डिसअपीयर्ड कंप्लीटली फ्रॉम हाउसेस एंड सिटीज. एंड व्हाट डू यू थिंक इज द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट ओटीटी इज letting actors like you take forward? स्टोरी टेलर्स एम्पावर होते हैं तो मेरे जैसे लोगों का भी काम बढ़ता है. मेरा ही नहीं, एक्टरों का नहीं, पूरी इंडस्ट्री में सबका काम बढ़ा है. बिकॉज एक जब मैंने शुरुआत की 2011 में मेरा शुरुआती साल था, तो फिल्मों से शुरुआत की क्योंकि बचपन से सिनेमा प्रेमी रहा हूँ मैं और फिल्मों ही करना था. लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट जो स्टोरी टेलिंग का ये माध्यम जो है, ये टेलीविजन पे था जी, और वहाँ पे एक तरीके से काम होता है. कई सारे लोग वहाँ पे काम नहीं करना चाहते और एक आपकी एक सेंसिबिलिटी होती है और वैरायटी जिनको चाहिए. तो ओटीटी के आने से लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग को एक बूस्ट मिला है. ओटीटी देयर इज नो बाउंड्रीज. आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, व्हिच आई थिंक गिव्स दैट फ्रीडम टू राइटर्स. आज अगर एक फिल्म होता है तो 2 घंटे की होती है, वाइल एक शो होगा तो 10 घंटा होता है. थिएट्रिकल रिलीज का बिजनेस मॉडल है, इनका आ रहा है वैसे. गुड लक. थैंक यू सर. वो बिजनेस मॉडल नहीं, वो बहुत कट्टर बिजनेस मॉडल है. तो उसमें सक्सी मतलब लोगों को सिनेमाघरों में लाना अभी नहीं, हमेशा से मुश्किल रहा है. तो वो आते हैं, उनके रीजंस होते हैं, पोस्टर अच्छा लगा, ट्रेलर अच्छा लगा, लेकिन वो बिजनेस कमा के देने का जो फ्राइडे सैटरडे संडे का जो माहौल रहता है, वो प्रेशर जो रहता है स्टोरी टेलर्स पर, वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाते. एक पिक्चर होता है तो फ्राइडे को प्रोड्यूसर डायरेक्टर मर जाता है, क्या खत्म, चालू ही नहीं हुआ. बट ओटीटी में गोज ऑन एंड ऑन. और बेस्ट पार्ट है, हमको तो पता ही नहीं चलता है. ये सब बता सकते हैं. आपको क्या लगता है? हम तो सब अपना मान लेते हैं कि हाँ ये अपना शो नंबर. स्टोरी टेलर, एज अ प्रोड्यूसर, तुषार जो कह रहे हैं और गुलशन जो कह रहे हैं, उस पर आपको क्या लग रहा है? See, I beg to differ slightly because I've done TV for a very long time. You are doing television, right? So TV बहुत किया है मैंने, और अब recently हम OTT में गए हैं. From a producer, from a creator point of view, obviously OTT is exciting because आप बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बोल सकते हैं. आप, हमें लगता है हम बोल सकते हैं, but a lot of it depends कि उस प्लेटफॉर्म को क्या चाहिए. इस समय क्या होता है, मतलब द प्रोसीजर इज सच कि आप एक स्टोरी आइडिया पिच करते हैं, जब तक वो एक्चुअली ऑडियंस को दिखता है 1 साल बीत गया होता है. और कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स का भी माइंडसेट इतना चेंज होता है कि एज अ क्रिएटर यू हैव टू कीप
your original idea keeps changing till it finally reaches the audience in a certain way. Sometimes it is just takes so long. TV का एक instant gratification होता है आप, and TV is not an easy business. रोज एक शो बनाना और इतने सारी ऑडियंस को एंगेज रखना और डेली बनाना, सबको लगता है अनुपमा, नागिन कितना इजी है. इट्स नॉट इजी. बना के देखिए, आपको पता चलेगा कि रोज लाना, ऑडियंस को बैठ के दिखाना बहुत मुश्किल है. आपका कहना क्या है? बिकॉज as makers, as producers, as writers, as actors, everybody is very excited कि ये दुनिया एक तरफ जा रही है, बट कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अच्छी कहानियाँ कहने में ये डेटा या ये ब्रीफ और ये टाइम पीरियड जो लग रहा है और बेटर कहानियाँ पहुँचाने में, उसमें दर्शकों तक, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट लोग तो वही हैं और आई थिंक हम सब यहाँ कहानी कहने के लिए बैठे हैं, तो उसके लिए सर के इस पे आपका टेक क्या है? आई थिंक डेटा का एक काफ़ी वाइटल रोल है, बिकॉज एक बारी एक डेटा होता है तो आपको एक दिशा मिल जाती है, यू गेट अ डायरेक्शन ऑफ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. तुषार, टोटल स्कैम 2003 के जो व्यूअर्स हैं, दे वर 40 मिलियन यूनिक व्यूअर्स विद अ स्क्यू ऑफ मेल्स एट 67%. राइट, तो नाउ यू हैव अ फेयर आइडिया, दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज मोर अपीलिंग टुवर्ड्स द मेल जेंडर. तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म का शायद अब स्क्यू जो है जी, वो अर्बन है, वो मेट्रोज पे है, वो मेल ऑडियंस पे है. तो अगर मैं उस हिसाब से मैं कंसेप्चुअलाइज करता हूँ शो को, तो मैं उस डेटा पॉइंट्स को लेके मैं कंसीव कर सकता हूँ कि करेक्ट ये है, इसलिए मुझे इस टाइप का शो पिच करना चाहिए जी. लेकिन क्या होता है कि जब हम पहला प्रपोजल देते हैं और जब तक शो ग्रीन लाइट हो जाता है तब तक ये सब डेटा पॉइंट्स वैलिड नहीं होते. मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई डेटा नहीं है मेरे पास इसके बारे में, लेकिन हम बहुत सीमित हैं. हम डायस्पोरा को केटर करते हैं, नॉन डायस्पोरा को हमने कभी केटर करने की कोशिश ही नहीं किया है. और ये हमारी सिनेमा का भी शॉर्टफॉल रहा है कि चाहे वो पश्चिम की दिशा में हो या पूरब की दिशा में या उत्तर की दिशा में, हम लोग सिर्फ डायस्पोरा के लिए बनाते हैं. ओवरसीज़ कलेक्शन जो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ इंडियंस जो बाहर रहते हैं उन्होंने कितना देखा, उससे कितनी कमाई हुई, इसकी चर्चा करते हैं. वी हैव नेवर रियली ट्राई टू डाइवर्सिफाई, क्योंकि हमारे पास स्टोरीज़ है और ये स्टोरीज़ ऐसा नहीं है कि हम लोग रिलेटेबल स्टोरीज़ बनाएं. हमारी ऑथेंटिसिटी और यूनिकनेस क्या है? भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विभिन्नताएं हैं यहाँ पे, बहुत कल्चर हैं यहाँ पे, बहुत सारी कहानियाँ हैं, रूटेड कहानियाँ बहुत सारे हैं, अनगिनत है. मतलब इट्स नेवर एंडिंग. आपने तो मतलब आपकी तो चक्की इसी से पिस रही है. नहीं, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैं यू नो है ना. सो आपने तो सिर्फ वो सतही अभी पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया है. सो दैट इज़ द यूनिकनेस. मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ कि RRR लोगों को क्यों पसंद आई, नॉन डायस्पोरा को, क्योंकि उनको वो सोच ही नहीं है वहाँ पे कि ये क्या है फिल्म, एंड इट वाज एंटरटेनिंग. तो एंटरटेनमेंट हमको केटर करना चाहिए, इसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. और ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है टू गेट वाइट पीपल, टू गेट वेस्टर्नर्स एंड यूरोपियंस and Koreans and Japanese and Chinese to watch our content. This is definitely an opportunity and it requires some pioneering. यहाँ पे है, लेकिन हम कर सकते हैं. और OTT के माध्यम से, क्योंकि ये लीनियर टेलीविजन नहीं है, ब्रॉडकास्ट अलग तरह से होता है, दिस इज थ्रू द इंटरनेट. इट्स डेफिनेटली कोशिश ज़रूर किया है. आई थिंक सीक्रेट गेम्स ने कोशिश किया था. एक्सेल जितने भी शोज बनाते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं हिस्सा रह चुका हूँ, दे आर ऑल्सो केटरिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट. लेकिन ऐसे फटके कुछ निकला नहीं है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और है सॉफ्ट पावर, हमारी कहानियाँ हमारी सॉफ्ट पावर है. तो इंडियन है, हमको हमारे देश की कहानियाँ कहनी चाहिए, जो मैं समझ रहा हूं. ज़्यादातर हम लोग हिंदी, हमारी कहानियों को एक लोकल कहानी जिसे हम कहते हैं, उसको हम एक ग्लोबल तरीके से कैसे कहें, बिकॉज पूरे वर्ल्ड को हमारी कहानियों का flavor and we should not ape the West or try to be like them or not try to like be relatable to the West. जो आप कह रहे थे that we can't tell story like the way जिस तरह से वो कहते हैं, खुद की आइडेंटिटी. और हम the second largest English speaking population outside of all the English speaking countries, we can definitely make content in bilingual content जो अंग्रेजी में भी बना सकते हैं, जो international cater हो सकते हैं. जो I think OTT is doing that. It's doing it. Preeti, what do you think? I think, already we are seeing it. The simplicity of storytelling
इट क्रॉसेस ऑल बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे हमारी मम्मी जो है वो कोरियन शोज देखते हैं, ठीक है, टर्किश ड्रामास देखते हैं। सडनली वो ऑडियंस अभी कोरिया कभी गए नहीं, कभी वो लाइव कल्चर देखा नहीं, वो डब्ड है। इनफैक्ट मेरी खुद की सिस्टर, शी इज़ माई पार्टनर इन माई बिजनेस, एंड वो एक टर्किश ड्रामा देखती थी फेरिया करके, और कभी कभी आई यूज्ड टू शट माई आईज इन माई रूम एंड आई कुड जस्ट हियर द सेम वॉइस, एक ही डब्ड वॉइस सारे कैरेक्टर्स की होती थी, एंड वी वुड नॉट नो हु इज टॉकिंग होम, बट इमेजिन she watched like 3,000 episodes of that show. And the emotion is connecting. So yeah, so it's just the emotion, it's the simplicity. A story, if it's said well, it just comes across every barrier. And I think India does have that opportunity, and I think we are doing it. हम लोग हमारी कहानियाँ सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही वर्ल्ड में ना देखें, नॉन डायस्पोरा, क्या हम पूरे वर्ल्ड को हमारी कहानियों से ला सकते हैं, और उसके लिए कितनी लोकल कहानियाँ, क्या आपको क्या लगता है? आपके पास तो नंबर्स हैं बिल्कुली। In fact, what you have said, Siddharth, was the cue to what I wanted to know also. If you go back the last 20-30 years, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, we were so wowed with Hollywood, the way it was portrayed, it was larger than life. As a result, we've got so much diaspora because people want to be in America. You know, that's and that is one Hollywood to give the credit to, the way they portrayed the American dream. तो क्या हम लोग, right, मेरा ओपिनियन भी है और मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, इंक्लूड आपसे सिद्धार्थ, क्या हम लोग को भी व्हाट वी पोर्ट्रे ऑन सिनेमा और खासकर डिजिटल में, क्योंकि डिजिटल तो हर आदमी देख रहा है पूरी दुनिया में, शुड वी नॉट पोर्ट्रे द वाव थिंग्स ऑफ इंडिया रादर देन द अंडरबेली ऑल द टाइम? तो सर आपका क्या व्यू है? Of course we should. It's not like everyone wants to only show the underbelly. There are people also showing the wow part. Like I made a film called Shrikant. What is your view? I think it's an opportunity, but उसमें थोड़ा challenge भी है because you have to attract to the Indian audiences also. वो crime देखना चाहते हैं, like Scam 2003, The Big Show. None of them is aspirational from someone in America to say यार मैं दोरंगा देख के या गंजन गुलाब देख के जो मेरे को इंडिया में जाके रहना है. जो आप कह रहे हैं ना, what you just asked कि आपका कि इस तरह की कहानियाँ जो लोकल कहानियाँ हम कह सकते हैं, you know, personally for me, irrespective हम यहाँ क्या कह रहे हैं, you know, somehow मुझे लगता है कि that my experience so far, क्योंकि television is a never end, like it's a long format medium जहाँ पे हम बहुत लंबी लंबी कहानियाँ कहते हैं जो चलती ही रहती हैं, पर जब जैसे अब महाभारत की कहानी, अभी मैं जैसे श्री रामायण की कहानी कह रहा हूँ, आई हैव केप्ट इट वेरी लिमिटेड ओवर देयर, एंड बिकॉज अभी मुझे पर्सनली ये लगता है सर दैट आई एम अ स्टोरी टेलर, मैं कहानियाँ कहता हूँ, हमारी व्यूअर एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठ के उसे देख रही थी, अब वो किसी भी टाइम देख सकती है। अभी कोविड के टाइम पे जो महाभारत मैंने 2013 में बनाई थी वो 1920 पे रिवाइव हुई एंड इन्यूमरेबल पीपल वॉच्ड इट, यू नो, India, worldwide, Radha Krishnan has been watched worldwide, you know, with now Srimad Ramayana is going on. मुझे लगता है ये जो हमारे देश की कोर कहानियाँ हैं ना, if in different mediums we tell them in a very interesting way, then there is a great opportunity for us to tell these stories. Of course, बहुत ज़रूरी है। तो core purpose तो हमारा entertainment ही है। हम कहानियाँ लोग क्यों देखते हैं? Entertain होने के लिए देखते हैं, वरना documentary देखेंगे learn करने के लिए। You can have different mediums of learning. बना सकते हैं। Of course, आज से 20 साल पहले we used to have बड़ी बड़ी meetings होती थी, conferences की, you know what does the consumer want? अच्छा। 3-4 दिन लगा के 20-50 लाख रुपए ऑफसाइट लगाने के बाद पता क्या निकलता था? Entertainment. Right? So that is what television is. That is what OTT is. No one wants to be educated. At the end of the day, it has to be entertainment. So, you know, Hollywood film. Why do we consume so much Hollywood films? वो तो publicity भी नहीं करते. कुछ franchise films ऐसे बिना publicity के चल जाती हैं यहाँ पे. Although India is a small market for them, but we consume that it's content. Becoming very big. You no more that small. Because nobody makes films like them. वो उनका यूनिकनेस है, ठीक है, वो बजट हो सकता है, स्केल हो सकता है, सोच हो सकती है। आप अपने बचपन के बारे में सोचिए, व्हेन वी स्टार्टेड समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन मज़ा बहुत आता था, बिकॉज द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट दे मेड वर यूनिक एंड दे हैड अ वाइड अपील। सो point being is that the uniqueness that we have, no, we shouldn't try to make the same scale. We don't need to make scale. We need to hold on to our जो हमारी आपकी जो फिल्म है श्रीकांत, उसमें आपने ये एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से रखा है, कुछ बताइए हमें उसके बारे में। तो जैसे आप बोल रहे थे, उन्होंने बोला स्कैम, हमको ऐसी कहानियाँ बनानी चाहिए, तो श्रीकांत इज़ अ मैन फ्रॉम हैदराबाद, तो मैं मेरी पहली पिक्चर भी सांड किया यूपी से ही है, मैं दोनों मेरा रियल एस्टेट का रेट गिरता ही रहता है, मेरा चढ़ गया यूपी में। तो मुझे ऐसी कहानियों में बहुत मज़ा आता है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स जो मुझे लगता है कि देयर देमसेल्व्स आर हीरोज।
तो बेसिकली श्रीकांत लाइक ही सेड इट्स फुल ऑफ एंटरटेनिंग. आप अगर देखोगे तो बहुत मस्ती है. सो व्हाट इफ ही इज गॉट अ डिसेबिलिटी? आई डोंट थिंक ही डजंट थिंक ही दैट्स अ डिसेबल्ड फैक्टर. ही थिंक इट्स नॉर्मल, ही कैन डू एनीथिंग. इनफैक्ट ही कैन डू थिंग्स बेटर देन अस आल्सो. तो ऐसा नहीं है. तो दे आर हीरोज. मुझे बहुत मजा आता है ऐसे कहानी में, स्पेशली एंटरटेनिंग. और एक और चीज आपने अभी हम सब डिस्कस करे आज यहाँ पे बैठ के, ओटीटी. अगर कोविड में किसका फायदा हुआ तो ओटीटी का फायदा हुआ सबसे ज्यादा. बिकॉज दैट्स द टाइम आई रियली थिंक दैट ओटीटी एक्सप्लोड. आदमी को 2 साल कुछ था नहीं हमारे पास, एक ही चीज थी ओटीटी. मतलब हमने सबने चाट लिया ओटीटी. और वो से वहां से आई थिंक वहां से हमने ऐसा सबके घुस गया लाइफ में क्या निकला ही नहीं उसके बाद. ऐसा कोई थॉट्स है आप लोगों के ये जॉनरा मुझे पसंद है? प्रीति आपको, आप कैसी कहानियां कहना पसंद करेंगे? So I've always been a comedy creator, but आपका कॉमेडी पूरी इंडिया में but I ventured into OTT. मतलब पहला शो जो मैंने OTT पे किया था वो क्राइम था, रियल लाइफ क्राइम था जी, आखिरी सच. I don't think so ऐसी कोई लिमिटेशन है. It's the demand of the platform usually. मगर मेड इन हेवन भी बनता है और वो अच्छा करता है. स्कैम ने अच्छा किया, तेरी ने अच्छा किया. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही क्राइम चलता है. बट क्राइम शोज समहाउ बिकॉज एक लोगों को मजा आता है. लाइक ही सेड इट्स एंटरटेनिंग, सो पीपल काइंड ऑफ वॉच इट. आपका सर टेक बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपके पास, हम तो सोच सक रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं, आपके पास तो एग्जैक्ट ये है कि लोग क्या देख रहे हैं. मैं पहले ना प्रीति आपके शो से स्टार्ट करता हूँ. आखिरी सच. मुझे तो अभी तक आंकड़े मिले ही नहीं थे उसके. हाँ, तो टोटल कंजम्पशन आखिरी सच 2023 हॉटस्टार. टोटल कंजम्पशन 25.7 मिलियन यूनिक पीपल. Really? That is 2.5 करोड़ से ऊपर. Thank you so much. आज फ्री है. मतलब यूनिक कि अगर एक ही आदमी ने बारी 10-15 बारी देखा वो एक ही बारी गिना जाएगा. सो डिजिटल में यू हैव लाइक क्यूमुलेटिव रीच एंड यू हैव यूनिक रीच. सो यूनिक रीच 25.7 मिलियन. मेरी मम्मी ने 6 बार देखा शो, उसका कोई फायदा नहीं है. एक बार ही काउंट होगा. Thank you so much. Correct. In terms of the gender profiling, this was a heavy male skew आखिरी सच. 59% of the total were males, but 41% females भी थे. Right, 41%. Not bad. But one thing very important, one thing very important जो आप हॉटस्टार से जरूर बोलिएगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ल्यूक्रेटिव ऑडियंस होता है एडवर्टाइजिंग के लिए, दैट इज 25 to 44, विच इज एडवर्टाइजिंग कॉल्ड द बिग स्पेंडर्स, राइट. सो 25 to 44 में आपका 73% था ऑफ दैट ऑडियंस. Very good, very good, very good. But other more important thing that you should know that this COT data that I'm giving to you, Hotstar is also using the same data. तो जब बोलोगे ना आपकी बात मान जाएंगे, लेकिन मुझे फोन जरूर करेंगे किसको बताया क्यों. नेक्स्ट सीजन में डबल पे. मेरे अगले शो के अभी नेगोशिएशन चल रही है हॉटस्टार का. थैंक यू सो मच. आपने जैसे तो बोला कि 70% ओवरऑल, 60% या 70% कुछ व्यूअरशिप जो है वो मेल सेंट्रिक है ओटीटी पे इंडिया में. नहीं, ओटीटी पे प्रीति का शो जो आखिरी सच है, वो शो स्पेसिफिक नहीं, मैं ओवरऑल फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग there is a slight male skew. ऐसा नहीं है कि इक्वली है. सही बोल रहा है कि आपको सच्ची कहानियां बोलनी है, इंडिया की स्टोरीज बोलनी है. So these are stories from India and people want to see these stories. Aspirational हो, आप रामायण बनाओ, आप रामायण बनाते लोग कितने सालों से देख रहे हैं, रामायण सागर से अब तक देख रहे हैं. तो then they are seeing the same story again and again, but they are watching it. Like he said, you have to say stories from India. I just don't feel that Indian stories mythological है हमारे पास. It's not that. We have so many great people in this country who has done so many historical figures. आज हंसल मेहता साहब गांधी बना. So that's another. It's a new genre altogether. Gandhi will be. It's not crime. It's not thing. It's just a new genre altogether. So it is. It's just opening up. You know, आप आए तब सिनेमा में, उसके बाद ओटीटी में आपको अलग अलग तरह के रोल्स, जो आपकी एक इमेज थी, जो इमेज से आप हट के आप मूव करना चाह रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ये ओटीटी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी और एक्चुअली इतनी डाइवर्स रोल्स करने का मौका दे रहे हैं. बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना कि स्टोरी टेलर्स एम्पावर हो जाते हैं तो हमारे जैसों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही चाहिए कुछ करने के लिए. मैं एक थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ कि मैंने जब शुरुआत की 2008 में मुंबई शिफ्ट हुआ था, 2009 से मैं शूट करने लगा था फिल्मों में. मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे डायरेक्टरों के साथ मिला था, रोहन सीपी, अनुराग कश्यप, विजय नंबियार वगैरह. तो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जिन्होंने फिल्म को, शैतान को बहुत अच्छा रिलीज़ भी किया था. तो दैट इज़ फॉर्चून, गुड फॉर्चून. लेकिन जो मैंने पहले से सोच लिया था कि मेरा करियर मैं क्यूरेट करूँगा. इट्स नॉट रियली अप टू
आपकी राय हो सकती है मेरे बारे में, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ हद तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सब अच्छे कपड़े पहन के इंप्रेशन जमा सकता हूँ, लेकिन अब सच में एक हद के बाद मैं ये बॉदर नहीं कर सकता कि आपकी क्या राय है, क्या हीरो है, ये विलन है, वो ये एक्टर है, क्या वैल्यू है इसकी, परसीव्ड वैल्यू होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. देयर इज डाटा that really is helpful, but like he said, there is that honesty and conviction, you must have that sincerity होना चाहिए. तो मैंने ये जिम्मेदारी खुद ले ली कि कोई और नहीं डिसाइड करेगा कि मेरा करियर में क्या होगा, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होगा. जो मुझे करना है मैं उसको मन लगा के करूंगा, जो नहीं करना है मैं आसपास भी नहीं बैठूंगा. एंड आई थिंक अभी ऑब्वियसली इन हाइंडसाइट 2020 विजन होता है, आई कैन सेफली से दैट हाइंडसाइट में मेरा करियर देखेंगे तो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, ये बहुत हद तक सच साबित हुआ है. सो दैट्स बीन माय स्ट्रेटजी. सभी बताएंगे आपके बारे में, लेकिन यू हैव टू आल्सो लर्न. लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ये डेटा पॉइंट्स ये सब है कि आई कैन, ये सब काम की नहीं है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस. मुझे इस बिजनेस के बारे में, चाहे एंटरटेनमेंट बिजनेस, क्योंकि उसमें सिनेमा का अलग ये है, टेलीविजन का अलग है और OTT का अलग है. I want to learn. जितना मैं सीखूंगा, it will help me curate my career. Yeah. So Guns and Gulabs and Doranga season 2 2023. सब मेरी वजह से. all 100% because of you, right? But good shows, very good content. As you said, digital is exploding. Numbers बढ़ते जा रहे हैं. Doranga got 10.12 million people who watched it in India. Netflix पे Guns and Gulabs के और भी ज़्यादा थे, 12 मिलियन. 1.2 करोड़. अभी करोड़ों में बात कर रहे हैं. 20 साल पहले करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात थी. आजकल देखो करोड़ व्यूअर्स यू आर गेटिंग ऑन इंडिविजुअल शो. नॉट ओनली गुलशन, आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टफ वी स्पोक अबाउट योर कंटेंट एज वेल. बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो कंटेंट है दोरंगा एंड गन्स एंड गुलाब्स, ये मेल सेंट्रिक ज़्यादा है. मे बी बिकॉज ऑफ द वोकैबुलरी और वट एवर, बट इसमें ऑलमोस्ट 65% इज अ मेल स्क्यू. एंड गुलशन स्पेसिफिकली 47% who watched Guns and Gulabs have a strong affinity for you, Gulshan Devaiya. Normally, I have heard till date to give this kind of a detailed analysis. That's very important. पर आपको ये कैसे पता चलता है कि ये आदमी है या औरत देख रही है? हाँ, वो मेरे को कैसे पता चलता है? So I'll explain the entire thing. अब जाके पूछते तो नहीं कि भाई क्या है, तू आदमी है औरत. Right. So basically what happens is how the technology works, Tushar and Preeti. There is something called an SDK which is installed in a phone और अ कनेक्टेड टीवी, राइट? क्योंकि सब डिजिटल है, इंटरनेट के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं. वंस यू इंस्टॉल दैट विद कंसेंट फ्रॉम द यूज़र, यू हैव एक्सेस टू व्हाट इज बीइंग कंज्यूम्ड. तो उसमें 2 लेवल का डेटा मिलता है. एक तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, प्रीति क्या लगा पता लग रहा है आपको क्या देख रही थी. सो वी नो एग्जैक्टली कौन सा प्लेटफॉर्म कंज्यूम हो रहा है अगर यूज़र अलाउ करे तो. 2, because of the logo, because of the initial the names that appear, we can also track कि कौन सा प्रोग्राम कंज्यूम हो रहा है. और जब वो यूजर डाउनलोड करता है, इट इज़ अ मैंडेटरी फील्ड टू गिव हिज जेंडर एंड हिज एज. इतना लॉजिक तो अब 1 साल बाद 1 साल हम खुद ही बढ़ा देते हैं उसकी एज. सो दैट काइंड ऑफ AI इज ऑलरेडी बिल्ट इन द सिस्टम. सो यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. लेकिन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंसस डेटा नहीं है. अंडरस्टैंड? तो आपके फ़ोन पे नहीं है, लेकिन इनके फ़ोन पे होगा या इनके फ़ोन पे होगा. सो देयर इज़ अ सैम्पल ऑफ अबाउट 1 लाख कॉट यूज़र्स हैं जो डेटा कॉट पे आता है जिनके थ्रू. अच्छा. जिसके बेसिस पे यू गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग. पंकज जी, फाइनली आपका टेक कि ये OTT की जर्नी जो अभी शुरू हुई है, यहाँ तक पहुँची है, ये आगे कहाँ जाने वाली है और व्हाट डू यू हैव टू टेल? OTT की जर्नी तो अभी, हाँ, आई थिंक दिस इज जस्ट द कस्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेंशनल ब्रॉडकास्ट, जो लीनियर टीवी जिसको बोलते हैं, केबल एंड सैटेलाइट के थ्रू, जो अभी डिजिटल की तरफ जा रहा है. ये ग्रो कर रहा है और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा. बिकॉज 2-3 कारण हैं. एक तो हार्डवेयर कॉस्ट नहीं है, तो आपके ऑलरेडी फ़ोन तो है ही सबके पास. दूसरा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कंज्यूम करने के लिए, दैट इज डेटा चार्ज. एंड डेटा नाउ विद 4G एंड नाउ 5G एंड होपफुली 6, 7, 8G इज गोइंग टू कीप कमिंग डाउन एंड डाउन. तो जितना आसान डेटा होगा उतना ज़्यादा कंटेंट आएगा और नंबर्स बढ़ते जाएंगे. जो आज की डेट में 22 करोड़ है, अगले 2 साल में 31 करोड़ लोग के पास OTT का कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन होगा. दैट्स हाउ द नंबर्स आर वर्किंग. सो ये है OTT का नया शिखर. कहानियाँ कहने के लिए हम सबके लिए थैंक यू एवरीबॉडी. लेट्स मूव ऑन. थैंक यू. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.